नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार रणबीर सिंह। रणबीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस के साथ हॉकी की भी ढेर सारी खबर है, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को किया निलंबित। शाहबाज अहमद को जिम्बाब्वे के साथ 3 वनडे मैचों की श्रृंखला के लिए मिली टीम इंडिया में जगह। सिमोना हालेप की WTA रैंकिंग में हुई टॉप 10 में वापसी। और पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के मुकाबले दिल्ली में हुए शुरू। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। जब भी हम क्रिकेट या फुटबॉल की चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव खबर होती है और नेगेटिव खबर इस सेंस में होती है कि टीम हार चुकी होती है तो निराशा होती है। लेकिन आज की जो खबर है वो हार और जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह निर्णय लिया गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ को अपने 85 वर्ष के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा है। इस कारण अब भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी टल गया है। इसकी मेजबानी भारत से छीनी भी जा सकती है। फीफा ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि विश्व कप कब करवाया जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्या रहे कारण और आगे की क्या है संभावना, बता रहे हैं अतहर सईद। इस महीने की शुरुआत में ही विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष यानी प्रशासकों की समिति के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को निलंबित करने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही फीफा ने अक्टूबर में होने वाली महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के अपने अधिकार भी छीन लेने की चेतावनी दी थी। ये चेतावनी AIFF के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ ही दिनों बाद दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासकों की समिति ने चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 28 अगस्त को चुनाव होने हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मई में AIFF को भंग कर दिया था और खेल को संचालित करने, AIFF के संविधान में संशोधन करने और 18 महीने से लंबित चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति की थी। जवाब में फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC महासचिव विंसर जॉन्स के नेतृत्व में एक टीम को भारतीय फुटबॉल के हितधारकों से मिलने के लिए भेजा और AIFF के लिए जुलाई के अंत तक अपनी विधियों में संशोधन करने और बाद में 15 सितंबर तक नवीनतम चुनाव संपन्न करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया था। AIFF के चुनाव फीफा परिषद के सदस्य प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में दिसंबर 2020 तक होने थे, लेकिन इसके संविधान में संशोधन पर गतिरोध के कारण इसमें देरी हुई। इसके बाद इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया था और कहा था कि निर्वाचित समिति 3 महीने की अवधि के लिए एक अंतरिम निकाय होगी। इस पर 5 अगस्त को फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को लेकर भारतीय फुटबॉल महासंघ को भी निलंबित करने की धमकी दी थी। फीफा के नियमों के अनुसार सदस्य संघों को अपने अपने देशों में कानूनी और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। फीफा ने पहले इसी तरह के मामलों में अन्य राष्ट्रीय संघों को भी निलंबित किया है। इन सबके बीच फीफा ने सोमवार के बयान में कहा कि AIFF कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने के आदेश के निरस्त होने और AIFF प्रशासन AIFF के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। अलग अलग खिलाड़ियों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं रणबीर। सुनील छेत्री ने कहा है कि भारत को फीफा के इस निर्णय पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाईचुंग भूटिया जो भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। एक बहुत बड़ा सेटबैक आपके सरजमी पर वर्ल्ड कप होना है और उससे पहले ये निलंबन अगर हुआ है तो ये एक चीज तय हो गई है कि वर्ल्ड कप तो हिंदुस्तान नहीं करवाएगा। वर्ल्ड कप की मेजबानी भी हिंदुस्तान से छीन ली जाएगी। वो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप कहीं और ही होगा जाके। हो सकता है डेट्स भी चेंज हो, क्योंकि नया वेन्यू जो होगा, नई कंट्री होगी, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन ये तो आपके हाथ से निकल गया, इतना बड़ा मेजर टूर्नामेंट जिससे तमाम महिला खिलाड़ियों को, देश की जो उभरती हुई खिलाड़ी हैं, उनको ये वर्ल्ड कप के मैचेस देखने को मिलते, सीखने को मिलता और हमारे देश की जो फुटबॉल टीम है उसको भी खेलने को मिलता। ये निलंबन होने के बाद एक चीज और हो गई है कि आप जब तक
दोबारा से टीम वापस AIFF नहीं आती है फीफा के अंडर में, तब तक कोई भी इंटरनेशनल मैच मैन वीमेन कोई प्लेयर किसी बाहर की लीग में कहीं नहीं खेल सकता। बिल्कुल टोटल बैन लग गया। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो ये फुटबॉल प्लेयर्स का लॉकडाउन हो गया। ऐसा क्या हुआ? हमने अपनी रिपोर्ट में तमाम कारणों के बारे में बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की दखल हुई, फीफा उससे नाराज था। बताया भी गया कि अगर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी तो शायद फीफा अपना निलंबन वापस भी ले लेगा। कहां पर चूक हो गई? देखिए, ये थोड़ा सा हीला हवाली इसलिए चल रही थी क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो है वो पिछले तकरीबन 1.5-2 दशक से किंग बने हुए थे इंडियन फुटबॉल के। 3 टर्म उन्होंने पूरे कर लिए थे 4-4 साल के। लोढ़ा समिति का जब आ गया डिसीजन, उसके बाद ये चौथा टर्म नहीं कर सकते थे। तो हीला हवाली ये चलती रही कि इसको टालो, किसी तरह घुमा फिरा के कैसे इस पर कब्जा बनाए रखें। उसी का ये नतीजा है कि फीफा ने जब ये देखा कि उस तरह से चुनाव नहीं कराए जा रहे, फ्रेश चुनाव जो होने थे वो नहीं कराए जा रहे, उनको टाला जा रहा, और उसको देखते देखते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की समिति भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन जब इलेक्शन नहीं कराए हैं उसके बाद ये हार्श डिसीजन फीफा ने लिया। रणबीर, जो खेल प्रेमी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं वो तमाम पचड़े में नहीं जाते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, भारतीय फुटबॉल महासंघ क्या कहता है, फीफा क्या करता है। उनके पास एक सवाल है, कितनी जल्दी ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी? जितनी जल्दी AIFF की जो ऊपर की जो टॉप लॉबी है वो हुक्मरान सही तरीके से इलेक्शन जल्दी जल्दी करवा लें, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन फेयर होने के बाद जब आपके ऑफिस बेयरर्स आ जाएंगे तो फीफा एक बार को विचार कर सकता है और जल्दी विचार कर सकता है। लेकिन ये कितना ही जल्दी इलेक्शन करवा लें, वर्ल्ड कप आपको अब नहीं मिलने वाली मेजबानी, वो तो आपके हाथ से चली गई है। फीफा का कहना है तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप उसको पसंद नहीं आ रहा। अब तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप है तो AIFF को डायरेक्ट इलेक्शन कराने चाहिए थे। AIFF को भी तो ये पता है कि हमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट अपना इलेक्शन कराएं जैसा अब तक करा रहे थे। क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अब उससे हट गए सीट से, इसलिए ये सब चीजें पचड़ेबाजी चल रही है। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों ही पक्षों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है या फिर कुछ नियमों का उल्लंघन है उसको जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा और दोबारा भारत में फुटबॉल की वापसी होगी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। हरियाणा के ऑलराउंडर शहबाज अहमद जिम्बाब्वे के साथ गुरुवार से शुरू हो रही 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है। सुंदर चोटिल होने की वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। शहबाज अहमद कल टीम से जुड़ सकते हैं। 28 साल के शहबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर होने के साथ साथ पावर हिटर भी हैं और IPL में RCB का हिस्सा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इंक्लूजन को रणबीर? शहबाज के लिए एक अच्छा मौका है, वो अच्छा प्रदर्शन अगर करेंगे, यहाँ पर अपनी छाप छोड़ेंगे तो उसका फायदा उन्हें आने वाले टूर्नामेंट्स में मिल सकता है, इंडियन टीम का हिस्सा हो सकते हैं, उनको चांस दोबारा मिल सकता है। तो भाई यही सब है और शहबाज के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। RCB में जिस ढंग से उन्होंने प्रदर्शन किया, कुछ एक मुकाबलों में हमने देखा कि लोअर डाउन ऑर्डर आते थे और दिनेश कार्तिक के साथ भी उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की वहां पर और अपनी फिरकी से भी बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाया। वैसे में जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर वो अनुभव काम आएगा? देखिए, IPL के दौरान उनकी जो खासकर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो आपने सही कहा कि कई बार उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को न सिर्फ छकाया बल्कि अपनी फिरकी से बहुत जल्दी, मतलब मैचेस में 3-3, 4-4 विकेट एक आम हो गया था। 3 विकेट तो वो ले ही जाते थे। तो और लोअर ऑर्डर में आके जिस तरह से पावर हिटिंग करते थे, चौके छक्के, उन्होंने 3-4 बॉल में अगर 10-12 रन बना दिए तो वो बड़ा प्लस पॉइंट होता था टीम के लिए। इस लिहाज से, लेकिन IPL में जिस तरह का उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा उतना इंटरनेशनल लेवल पे उस तरह से नहीं कर पाए। तो अब चांस दोबारा से मिल रहा है, देखते हैं किस तरह का उनका गेंदबाजी का प्रदर्शन रहता है। चलिए, उम्मीद कर देंगे कि शहबाज अहमद जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू करें और देश के लिए बढ़िया प्रदर्शन करें। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2022 के लिए 17 सदस्यीय अफगानिस्तान टीम की घोषणा कर दी है। मोहम्मद नबी को टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि नजीबुल्लाह जरदान उपकप्तान होंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम के साथ 3 खिलाड़ी रिजर्व के तौर पर भी जा रहे हैं। अफगानिस्तान की टीम को ग्रुप बी में रखा गया है जिसमें इस टीम के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश है। अफगानिस्तान को अपना पहला मैच 27 अगस्त को दुबई में श्रीलंका के साथ खेलना है। 2 साल के बाद अनुभवी समीर उल्ला शिनवारी की भी वापसी हुई है। टीम के मुख्य आकर्षण राशिद खान और मुजीबुर रहमान होंगे। आयरलैंड के दिग्गज ऑलराउंडर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
ब्रायन ने 2011 आईसीसी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ तूफानी शतक जमाया था, जिसके बाद उन्हें दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल हुई थी। ब्रायन की पारी के बाद आयरलैंड ने 50 ओवर क्रिकेट में बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को मात दी थी। जून 2006 में वनडे मैच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले ब्रायन ने 3 टेस्ट, 153 वनडे और 110 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 5,850 अंतर्राष्ट्रीय रन और 172 विकेट लिए। ब्रायन ने अपने आधिकारिक ट्विटर पोस्ट पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें उम्मीद थी कि टीम में जगह मिलेगी, लेकिन कम मौके मिलने के चलते उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया है। रणबीर, तमाम खेल प्रेमियों को याद होगा कि जब अभी भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर गई थी 2 2020 खेलने के लिए, तो वो रोहन गावस्कर के साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर कर रहे थे, यानी क्रिकेट से तो दूर थे ही। बिल्कुल, और चूंकि जैसा उन्होंने बताया कि उनको चांसेस कम मिल रहे हैं और उनको लग रहा है कि आने वाले जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सही वक्त पर सही निर्णय लिया। आईसीसी ने आज पहली बार महिला फ्यूचर टूर कार्यक्रम की घोषणा की, जो अगले 3 वर्षों में 10 टीमों के लिए द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में लागू होगी। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आईसीसी महिला चैंपियनशिप, जो कि 10 टीम का होगा, ये 2022 से 2025 के बीच खेला जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 300 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान 7 टेस्ट मैच खेले जाने की भी योजना है। भारत इस दौरान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। दोनों टीमों से एक टेस्ट मैच होगा, जिसका आयोजन दिसंबर 2023 में होना है। भारतीय महिला टीम अगस्त 2022 से जनवरी 2025 के बीच 2 टेस्ट, 24 वनडे और 36 टी20 मुकाबले खेलेगी। इन कार्यक्रमों के दौरान 2 मल्टी फॉर्मेट एशेज सीरीज भी खेली जानी है, जिसमें 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 मैच होंगे। ये 2023 में इंग्लैंड में और 2025 में ऑस्ट्रेलिया में ये श्रृंखलाएं होनी हैं। इनमें से पहली सीरीज 3 वनडे मैच आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। रणबीर, बहुत लंबे समय बाद आईसीसी ने कोई बड़ा कार्यक्रम महिला क्रिकेट के लिए घोषित किया है। पहली बार ये फ्यूचर टूर घोषित किया गया है और अब लग रहा है कि महिलाओं को भी ज्यादा अवसर मिलेंगे। भारत की बात करें तो 24 वनडे खेलने हैं इस टूर में। पहले कब आपने देखा कि भारतीय टीम इतने वनडे खेल रही? वर्ल्ड कप जब होता है, चाहे टी20 का या वनडे का, उससे पहले 1-2 प्रैक्टिस टूर्नामेंट हो जाते थे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब से इंडियन टीम बीसीसीआई के अम्ब्रेला के तहत आई है, तब से उनको उस तरह के अच्छे अवसर भी मिल रहे हैं, अच्छा आना जाना, तमाम फैसिलिटीज उस तरह की, और मैचेस भी मिल रहे थे। अब ये फ्यूचर टूर जो घोषित किया आईसीसी ने, इसके मुताबिक महिलाओं को भी पुरुषों की तरह तकरीबन उस तरह का दर्जा दिया गया, उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है, और इससे तमाम महिला क्रिकेट को भी फायदा होगा और खिलाड़ियों को तो होगा ही। झारखंड स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का आज सुबह निधन हो गया। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में अहम भूमिका निभा चुके हैं। बीसीसीआई में कार्यकारी सचिव के पद पर भी वो रहे थे। बीसीसीआई ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह खबर दी गई है कि अमिताभ का निधन हृदय गति रुकने के कारण हुआ है। उन्हें रांची के सेंटेविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 62 वर्ष के थे। अमिताभ चौधरी क्रिकेट टीम यानी टीम इंडिया के मैनेजर, राज्य सरकार के झारखंड काडर के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। रोमानिया की टेनिस स्टार सिमोना हालेप ने अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए टोरंटो में दूसरा WTA टूर खिताब अपने नाम किया और इसके कारण हालेप ताजा जारी WTA रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी करने में सफल हुई हैं। टोरंटो में खिताब के साथ हालेप 9 स्थान ऊपर चढ़कर 6ठे नंबर पर पहुंच गई हैं, जो 28 जून 2021 के बाद उनकी सर्वोच्च रैंकिंग है। पोलैंड की ईगा स्वीटेक रैंकिंग में टॉप पर बनी हुई हैं, जबकि एस्टोनिया की एनेट कॉन्टावेट दूसरे स्थान पर हैं। ग्रीस की मारिया सकारी 1 स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर और स्पेन की पाउला बडोसा 1 स्थान फिसलकर चौथे पायदान पर पहुंच गई हैं। ट्यूनीशिया की ऊंस जाबा 5वें स्थान पर हैं। आरेना सबालेंका, जेसिका पेगुला, गारबाइन मुगुरुसा और डारिया कासातकीना इस लिस्ट में टॉप 10 की अन्य खिलाड़ी हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 के उद्घाटन सत्र में आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। पहले मैच में भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम ने भाई बहलो हॉकी अकादमी भक्ता को 30-0 से हराया। अन्य मैचों में स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर ने घुमन हेड़ा राइजर अकादमी को 2-1 से पराजित किया।
सिटीजन हॉकी 11 ने मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स संघ को 6-0 से और प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी सोनीपत ने स्मार्ट हॉकी अकादमी रायपुर को 17-0 से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह नेशनल स्टेडियम में अब से कुछ देर पहले संपन्न हुआ है। मलेशिया के इपोह में 16 से 25 नवंबर तक होने वाले सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इंग्लैंड को आमंत्रित किया गया है। ये प्रतिष्ठित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट पिछले 2 वर्षों में कोविड के कारण नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 10 खिताब के साथ टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम रही है। भारत ने 5 बार और पाकिस्तान तथा दक्षिण कोरिया ने 3-3 बार ये खिताब जीता है। रणवीर, जिस ढंग से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला हार गए, हार एक अलग चीज होती है और बुरी तरह हारना एक अलग चीज होती है। अब जब अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अभी समय है, नवंबर में ये टूर्नामेंट होना है, कैसे देखते हैं भारतीय टीम को? चूंकि हमने कई बार देखा है कि जब टीम इस तरीके से हारती है तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। क्या उस दौर में भारतीय हॉकी जा सकती है? मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन ये एक चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि आपका ऑफ डे होता है, पता लगता है टीम जितना उससे उम्मीद की जा रही थी उससे बिलो पार खेल रही है। लेकिन ये है कि ये तो खेल का हिस्सा है, कभी दिन अच्छा है कभी खराब है। तो जहां तक अजलान शाह की बात है, अजलान शाह में भारतीय टीम का लगातार प्रदर्शन अच्छा रहा है, इतिहास गवाह है और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से उन्हीं ऊंचाइयों को भारतीय टीम दोबारा छू पाएगी। बर्मिंघम की बात चल रही है तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में अचंत शरद कमल के साथ मिक्स डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली श्रीजा अकुला ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो गुफ्तगू हुई बर्मिंघम से लौटने के बाद, वो अब तक के उनके जीवन का यादगार पल है। आपने देखा होगा और तमाम खेल प्रेमियों ने भी देखा होगा, रणवीर की श्रीजा ने जिस ढंग से मुकाबले खेले बर्मिंघम में, कमाल कर दिया। पूरा फोकस मणिका बत्रा पर था, क्योंकि वो महिला टेबल टेनिस टीम को लीड कर रही थी। उनके पास कोई पदक नहीं आया। श्रीजा सिंगल्स के भी सेमीफाइनल तक गईं। अचंत के साथ उन्होंने मिक्स डबल्स का गोल्ड जीता। तो क्या भारत को टेबल टेनिस में एक और नई स्टार खिलाड़ी महिला वर्ग में मिल गई है? बिल्कुल मान सकते हैं। और जहां तक मणिका बत्रा की बात है, आपको ध्यान होगा कि जो पिछले गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, वहां से मणिका बत्रा चढ़ी थी, जब वहां से वो 3 गोल्ड मेडल जीत करके लौटी थी। सिंगापुर जैसी मजबूत टीम को टीम गेम में भी हराया था और सिंगल्स में भी हराया था। इस बार जो है वो एक तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। जैसा मैंने अभी कहा कि खिलाड़ी का कोई दिन अच्छा होता है, कोई खराब होता है। अकुला ने जहां तक जिस तरह से नई ऊंचाइयों को छुआ है, तो मान सकते हैं कि अकुला भी अब इंटरनेशनल फोरम पे भारत का प्रतिनिधित्व तो बहुत मजबूत तरीके से करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फुटबॉल से जुड़ी एक और खबर है। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में इस समय एफसी गोवा का सामना मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से हो रहा है। और ये जो ताजा हाल अब से कुछ समय पहले तक हमारे सहयोगी ने बताया है, वो ये है कि 18वें मिनट तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें से 11 टीमें इंडियन सुपर लीग खेलने वाले क्लब की हैं और 5 टीमें आई लीग से तथा 4 टीम सशस्त्र बलों की हैं। ड्यूरेंट कप पर इस मैच पर क्या कहेंगे आप रणवीर? सबसे पहले तो अपडेट दे दें अपने श्रोताओं को कि 35वें मिनट में एफसी गोवा ने पहला गोल दाग दिया है मोहम्मडन स्पोर्टिंग के ऊपर और 1-0 की लीड ले ली है। और जहां तक इस टूर्नामेंट के ओपनर की बात है, एफसी गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग का ये मैच है। आपको ध्यान होगा कि पिछले साल का जो फाइनल था वो भी इन्हीं 2 टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग रनर्स अप रही थी। जी हां, और ड्यूरेंट कप की जब भी बात भारत में होती है तो एक बहुत समृद्ध इतिहास इस टूर्नामेंट का रहा है। बिल्कुल। अब ये इस बार जो है कोलकाता में गया है, गुवाहाटी में खेला जाएगा, इम्फाल में खेला जाएगा, अलग अलग शहरों में, शायद नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली का तो ये सबसे अहम टूर्नामेंट हुआ करता था। हम लोग 20 साल से इसको कवर कर रहे थे और मैच में थोड़ा सा भी अगर हम लोग लेट हो जाते थे एंट्री में तो हमें सीट नहीं मिलती थी, सीढ़ियों पे बैठ के हम लोगों ने कवर किया है। वो जमाना भी देखा है और अब इसको पॉपुलर करने के लिए कोलकाता ले जाया गया है, तो वो एक अलग चीज है। जी हां, योजना यही है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी लोकप्रियता को भुनाया जा सके, युवाओं को प्रेरित किया जा सके और अच्छे खिलाड़ियों को तराशा जा सके। रणवीर, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।